सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है रिसर्च मेथड एंड स्टैटिस्टिक्स, अनुसंधान विधियां और सांख्यिकी। इसके अंतर्गत जो आपके सिलेबस में थर्ड यूनिट है उसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है या फिर टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो इसमें वही थर्ड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है चर या वेरिएबल्स। आज की क्लास में हम उसी को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि चर क्या है, चर का अर्थ क्या होता है, चर की परिभाषा क्या होती है। इसके बाद हम चर के प्रकार को जानेंगे और चरों का नियंत्रण क्यों आवश्यक होता है, ये हम लास्ट में देखेंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि चर का अर्थ क्या होता है, इसके बाद उसकी परिभाषा को जानेंगे। अनुसंधान कार्य के लिए चर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जो चर होते हैं ये किसी भी अनुसंधान कार्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी अनुपस्थिति में आप किसी भी तरह का शोध कार्य या फिर अनुसंधान कार्य नहीं कर सकते हैं, इसलिए चर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। चरों के ज्ञान, चरों के मापन, चरों के नियंत्रण के अभाव में वैज्ञानिक अध्ययन करना संभव नहीं है। अगर कोई अनुसंधान करता है, अगर उसको चरों का ज्ञान नहीं होता है, वह चरों का मापन नहीं कर सकता है और चरों का नियंत्रण नहीं कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में वो वैज्ञानिक अध्ययन नहीं कर सकता है, क्योंकि उससे जो परिणाम प्राप्त होंगे वो वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय और वैध प्राप्त नहीं होंगे। चर को परिवर्ती और चल राशि भी कहते हैं। चर को हम इंग्लिश में वेरिएबल्स कहते हैं और हिंदी में उसके कई नाम हैं, जैसे परिवर्त हो गया, परिवर्ती और चल राशि के नाम से भी हम चर को जानते हैं। तो चलिए हम चर के शाब्दिक अर्थ को जान लेते हैं। चर का शाब्दिक अर्थ है वैरी करना। जो चर होता है इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वैरी करना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं परिवर्तित होना। जो चर होते हैं वो हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए चर का शाब्दिक अर्थ होता है वैरी करना। चर की मात्रा में परिवर्तन होना चर का एक आवश्यक गुण है। जो चर होता है इसकी मात्रा में परिवर्तन होना चर का एक आवश्यक गुण होता है, इसलिए चरों का नियंत्रण आवश्यक होता है। तो चलिए हम चर की परिभाषा को देख लेते हैं। चर की परिभाषा, जो कि महत्वपूर्ण परिभाषाओं को हमने आज की क्लास में शामिल किया है, उसमें पहली परिभाषा है डी अमेटो 1970 के अनुसार। डी अमेटो ने बताया चर किसी वस्तु, घटना या प्राणी का मापन योग्य गुण या लक्षण होता है। डी अमेटो ने बताया कि जो चर होता है ये किसी वस्तु, घटना या प्राणी का मापन योग्य गुण होता है। ये ऐसा गुण होता है जिसका मापन किया जा सकता है। जैसे अगर कोई प्राणी है तो उसकी लंबाई का मापन किया जा सकता है, उसके भार का मापन किया जा सकता है। कोई वस्तु है तो उसका भी मापन किया जा सकता है। अगर कोई घटना है वो कितनी बार घटित होती है, नहीं होती है, इसका भी मापन किया जा सकता है। तो जो मापन योग्य गुण होता है या लक्षण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। ये किसने बताया, डी अमेटो ने बताया कि चर किसी वस्तु, घटना या प्राणी का मापन योग्य गुण या लक्षण होता है। अगली परिभाषा हम देख लेते हैं पोस्टमैन तथा ईगन 1966 के अनुसार। अगली परिभाषा चर की कौन दिया है, पोस्टमैन तथा ईगन 1966 के अनुसार। इन्होंने बताया कि चर वह गुण या लक्षण है जिसके अनेक प्रकार के मूल्य होते हैं। पोस्टमैन तथा ईगन ने क्या बताया, चर वह गुण या लक्षण है जिसके अनेक प्रकार के मूल्य होते हैं। पोस्ट ऑफिस में इसको मतलब ट्रिक के माध्यम से अगर हम समझते हैं तो पोस्ट ऑफिस में जो पोस्ट कार्ड होता है वो अलग अलग मूल्य का होता है। सबका मूल्य एक जैसा नहीं होता, सबका मूल्य अलग अलग होता है। तो आप इसको कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कि चर वह गुण या लक्षण है जिसके अनेक प्रकार के मूल्य होते हैं। अगली परिभाषा है गैरेट के अनुसार चर वह लक्षण या गुण है जिसकी मात्रा में परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन किसी माप या आयाम पर होता है। जो गैरेट है इन्होंने बताया कि चर वह गुण या लक्षण है जिसकी मात्रा में परिवर्तन होता है। चर की जो मात्रा होती है वो हमेशा परिवर्तित होती रहती है, ये गैरेट ने बताया। लेकिन ये परिवर्तन किसी माप या आयाम पर होता है जिसका मापन किया जा सकता है, ये गैरेट ने बताया कि चर वह लक्षण या गुण है जिसकी मात्रा में परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन किसी माप या आयाम पर होता है। इसके बाद ये रही 3 परिभाषा, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा और ये काफ़ी आसान परिभाषा है और इसमें सेम चीज़ें हैं कि चर क्या होता है, चर
तीनों परिभाषा में ये बताया गया है कि चर किसी भी प्राणी, व्यक्ति, घटना का मापन योग्य गुण होता है। ये सब में सेम है। कोई भी ऐसा लक्षण है या गुण है जिसका मापन किया जा सकता है, और जो चर होते हैं वो हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं। ये स्थिर नहीं होते हैं और ये परिवर्तन एक आयाम पर होता है, जिसपे जिसमें अनुसंधानकर्ता का नियंत्रण होता है। इसको अगर हम उदाहरण के माध्यम से समझना चाहें कि जैसे चर क्या होता है। मान लीजिए कोई अनुसंधान करता है और वो प्रकाश पे अपना अनुसंधान कार्य कर रहा है कि प्रकाश को अगर हम बढ़ा देते हैं या फिर प्रकाश की मात्रा को कम कर देते हैं, तो जो प्रयोज्य है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए किसी कक्षा में स्टूडेंट बैठे हुए हैं और वहाँ पे तेज प्रकाश वाले बल्ब लगा दिए गए हैं और उनको पढ़ने के लिए दे दिया जाता है, तब उनको पढ़ने में कठिनाई और बेचैनी का अनुभव होता है। अगर प्रकाश की मात्रा को मीडियम रखा जाता है तो वो आसानी से पढ़ लेते हैं, उनको पढ़ने में कोई असुविधा नहीं होती है। अगर प्रकाश की मात्रा को एकदम कम कर दिया जाता है, तब उनको पढ़ने में कठिनाई का अनुभव होता है। तो ये क्या हो गया, ये मतलब चर हो गया, और जो प्रकाश है ये आपका स्वतंत्र चर है, और उस प्रकाश को कम या ज़्यादा करने के बाद जो प्रभाव पड़ रहा है स्टूडेंट को पढ़ने में, जो दिक्कत या कठिनाई हो रही है, तो ये जो है किसका प्रभाव है, स्वतंत्र चर का। आश्रित चर, स्वतंत्र चर को कम या ज़्यादा करते हैं तो इसका प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है या उससे जो प्रभावित होता है उसको आश्रित चर कहते हैं। तो ये हो गया आपका चर। चलिए अब जान लेते हैं चरों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। चर के प्रकार के संबंध में वाटसन का प्रचलित सूत्र इस प्रकार है। चर के जो प्रकार होते हैं उसके संबंध में जो वाटसन है, इन्होंने एक सूत्र का प्रतिपादन किया है जिसका नाम है SOR। जो वाटसन ने सूत्र प्रतिपादित किया है चर का, उसको SOR के नाम से जानते हैं, जिसमें यस का मतलब होता है स्टिमुलस वेरिएबल्स, जिसको हिंदी में उत्तेजना चर कहते हैं। इसके बाद ओ होता है, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनेमिक वेरिएबल्स, जिसका नाम होता है जैविक चर। इसके बाद आर होता है जिसका नाम होता है रिस्पॉन्स वेरिएबल, प्रतिक्रिया चर। उत्तेजना चर हम किसे कहते हैं, मान लीजिए बहुत तेज से आंधी बह रही है और उसके साथ धूल के कण आ रहे हैं, तो ये हो गया उत्तेजना चर। तो जैविक चर क्या होगा, इसके बाद उत्तेजना मतलब किसी भी तरह की उत्तेजना का आभास होता है तो व्यक्ति जो होता है वो प्रतिक्रिया करता है। मान लीजिए धूल युक्त आंधी बह रही है तो हम प्रतिक्रिया क्या करेंगे, अपनी आँख को बंद कर लेंगे। तो ये हो गया आपका प्रतिक्रिया चर। जब भी कोई स्टिमुलस दिखाई देता है तो हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। और ये जो जैविक चर क्या होता है, ये आनुवंशिक लक्षण हो सकते हैं, शारीरिक गुण हो सकते हैं, बौद्धिक लक्षण हो सकते हैं, जैसे आँखों का रंग हो गया, शरीर का रंग हो गया, व्यक्ति की लंबाई हो गई, उसका भार हो गया, उसकी बुद्धि लब्धि हो गई। ये सारी चीज़ें आपके जैविक चर के अंतर्गत आती हैं। इसमें आँखों का रंग भी आता है। तो ये सारी जो भी विशेषता होती है इसको जैविक चर कहा जाता है। उत्तेजना चर जैसे अभी हमने बताया कि जो उत्तेजना चर होता है, मान लीजिए धूल युक्त आंधी बह रही है तो आप किस तरह की प्रतिक्रिया करेंगे, अपनी आँख को बंद कर लेंगे। ये प्रतिक्रिया चर हो गया, और ये प्रतिक्रिया आप किसके प्रति कर रहे हैं, उत्तेजना के प्रति कर रहे हैं। जैविक चर में आँखों का रंग हो गया, त्वचा का रंग हो गया, व्यक्ति की शारीरिक लंबाई हो गई, भार हो गया, उसकी बुद्धि लब्धि हो गई, उसके व्यवहार संबंधी जो प्रत्यय होते हैं ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए हम जान लेते हैं। चर को निम्न आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। जो चर होते हैं इनको वर्गीकृत करने के लिए जो आधार माना गया है तो वो निम्न प्रकार से हैं। चरों को किन-किन आधारों पे वर्गीकृत किया जा सकता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के आधार पर चरों का वर्गीकरण। अगर हम प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के आधार पे चरों का वर्गीकरण करते हैं तो चरों को हम 3 भागों में बाँट सकते हैं। पहला जो होता है वो स्वतंत्र चर होता है, दूसरा आपका आश्रित चर होता है, तीसरा आपका मध्यवर्ती चर होता है। स्वतंत्र चर हम उसे कहते हैं, या स्वतंत्र चर को उद्दीपक चर भी कहते हैं, जैसे कि आपने ऊपर देखा वो स्टिमुलस वाला या फिर उत्तेजना वाला जो होता है वो स्वतंत्र चर होता है।
आश्रित चर क्या होता है? जिसको हम अनुक्रिया चर कहते हैं, जो आपने रिस्पॉन्स वाला देखा। संगत चर क्या होता है? ये आपका जैविक चर होता है। तो इसमें स्वतंत्र प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के आधार पे चर को हम 3 भागों में बाँट सकते हैं, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यवर्ती चर। जो स्वतंत्र चर होते हैं, इस पर जो अध्ययनकर्ता होता है या फिर अनुसंधानकर्ता होता है, उसका पूरा नियंत्रण होता है, वह इसको कम या ज़्यादा कर सकता है। आश्रित चर क्या होता है? यह स्वतंत्र चर की मात्रा में अगर स्वतंत्र चर की जो मात्रा होती है, इसको अनुसंधानकर्ता कम या ज़्यादा करता है, तो इसका प्रभाव आश्रित चर पे पड़ता है। जैसे हमने उदाहरण दिया था कि अगर कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं और वो पढ़ाई कर रहे हैं और जो प्रकाश की मात्रा है क्लासरूम में, अगर आप उसको कम ज़्यादा करते हैं, तो उसका प्रभाव स्टूडेंट के ऊपर पड़ता है। उनको अक्षर साफ से दिखाई देता है या फिर नहीं दिखाई, अगर बहुत ज़्यादा प्रकाश की मात्रा कम कर देंगे तो अक्षर दिखाई नहीं देगा, तो बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होगी, या फिर आवश्यकता से ज़्यादा प्रकाश की मात्रा बढ़ा देंगे तो पढ़ने में तभी कठिनाई होगी, क्योंकि तेज़ प्रकाश में आँखें चौंधिया जाती हैं, जिसके कारण सही से बच्चा पढ़ नहीं पाता है। तो ये हो गया स्वतंत्र चर, जिस पे अनुसंधानकर्ता का नियंत्रण होता है, जिसको घटाया जा सकता है या फिर बढ़ाया जा सकता है, कम या ज़्यादा किया जा सकता है, इसको हम स्वतंत्र चर कहते हैं। और जब हम स्वतंत्र चर को कम या ज़्यादा करते हैं, तो उसका प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है, उसको हम आश्रित चर कहते हैं। मध्यवर्ती चर क्या होते हैं? ये आश्रित चर को प्रभावित करते हैं, इसको हम मध्यवर्ती चर कहते हैं। ऐसे चर जिसका प्रभाव आश्रित चर पर पड़ता है, उसको हम मध्यवर्ती चर कहते हैं। ये हो गया प्रयोगात्मक दृष्टि के आधार पर चरों को 3 भागों में बाँटा गया है, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यवर्ती चर। इसके बाद हम अगले वर्गीकरण को देख लेते हैं कि अगला वर्गीकरण कौन-सा है। अगला वर्गीकरण है विषय वस्तु के आधार पर चरों का वर्गीकरण। विषय वस्तु के आधार पर चरों को हम 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है उद्दीपक चर, दूसरा है जैविक चर और तीसरा है अनुक्रिया चर। ये ऊपर इसके बारे में बता दिया गया है कि जैविक चर क्या होते हैं, उद्दीपक चर क्या होते हैं और अनुक्रिया चर क्या होते हैं। और विषय वस्तु के आधार पर चरों का वर्गीकरण, जो वाटसन का वर्गीकरण है, वो भी इससे संबंधित हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जो सूत्र दिया है चरों के वर्गीकरण का, उसको SOR के नाम से जानते हैं, तो इसमें SOR तीनों सम्मिलित हैं, तो इसको आप उससे कोरिलेट कर सकते हैं। अगला है निरीक्षित तत्वों की प्रकृति के आधार पर चरों का वर्गीकरण। जो तीसरा वर्गीकरण है निरीक्षित तत्वों की प्रकृति के आधार पर चरों का वर्गीकरण। निरीक्षित तत्वों के प्रकृति के आधार पर चरों को हम 2 भागों में बाँट सकते हैं। पहला है मात्रात्मक चर और दूसरा है गुणात्मक चर। इसमें जो मात्रात्मक चर होता है, तो मात्रात्मक चर इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी मात्रा को आप नाप सकते हैं। तो जिन चरों की मात्रा का मापन किया जा सकता है, उसको हम मात्रात्मक चर कहते हैं। अगला है गुणात्मक चर। गुणात्मक चर ऐसे चर होते हैं जिनका मापन नहीं किया जा सकता है, उसको हम गुणात्मक चर कहते हैं। जिन चरों का मापन आप नहीं कर सकते हैं, उसको गुणात्मक चर कहते हैं। जिन चरों का जिन चरों की मात्रा का आप मापन कर सकते हैं या फिर जिन चरों को आप माप सकते हैं, उसको मात्रात्मक चर कहते हैं। जो मात्रात्मक चर होते हैं, इनको प्रदर्शित करने के लिए आप अंक या संख्या का प्रयोग करते हैं, और जो गुणात्मक चर होते हैं, इनको प्रदर्शित करने के लिए आप अंक या संख्या का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसमें केवल शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई प्रजाति हो गई, कोई धर्म हो गया, किसी का व्यवसाय हो गया, तो ये सारे जो चर होते हैं, ये आपके गुणात्मक चर के अंतर्गत आते हैं। और जो मात्रात्मक चर होते हैं, इनको गुणात्मक चर की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा शुद्धता होती है। गुणात्मक चर में मात्रात्मक चर की अपेक्षा शुद्धता कम होती है। चलिए अब हम जान लेते हैं चरों का नियंत्रण। चरों का नियंत्रण करना क्यों आवश्यक होता है? एक प्रयोग परिस्थिति में उपस्थित अन्य चर भी आश्रित चर को प्रभावित करते हैं। मान लीजिए कोई प्रयोगात्मक परिस्थिति है, तो उसमें उपस्थित अन्य चर भी जो आश्रित चर होते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। इन अन्य चरों को नियंत्रित करना इसलिए आवश्यक होता है कि प्रयोगकर्ता केवल स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका ही अध्ययन करता है।
जो अनुसंधानकर्ता होता है या प्रयोगकर्ता होता है वो क्या करता है, केवल स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्वतंत्र चर जिस पर प्रयोगकर्ता का नियंत्रण होता है उसको प्रयोगकर्ता कम या ज़्यादा कर सकता है और उसके प्रभाव को आश्रित चर पे देख सकता है। तो इसका अध्ययन प्रयोगकर्ता करता है, इसका अध्ययन ही करता है कि स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि प्रयोग में इन अन्य प्रभावित करने वाले चरों को नियंत्रित नहीं किया जाता है तो यदि प्रयोग में इन अन्य प्रभावित करने वाले चरों को नियंत्रित नहीं किया जाता है तो यह प्रयोग परिणाम को अशुद्ध कर देते हैं। जो स्वतंत्र चर होते हैं इसके अलावा ही बहुत से ऐसे चर होते हैं, अगर उस पे अनुसंधानकर्ता नियंत्रित नहीं कर पाता है तो इसका प्रभाव जो भी परिणाम प्राप्त होते हैं अनुसंधान कार्य के तो वो अशुद्ध होते हैं, उनमें शुद्धता नहीं रह जाती है। यदि प्रयोगकर्ता इन प्रयोग परिणामों को प्रभावित करने वाले चरों का नियंत्रण नहीं करता है तो स्वतंत्र चर एवं आश्रित चर में प्राप्त कार्यात्मक संबंध को विश्वसनीय और वैध स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अगर जो अनुसंधानकर्ता होता है वो नियंत्रित चर मतलब जिस पे अनुसंधानकर्ता का नियंत्रण होता है उसको हम स्वतंत्र चर के नाम से भी जानते हैं। अगर वह स्वतंत्र चर पर नियंत्रण नहीं कर पाता है तो उसका आश्रित चर पे प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही जो स्वतंत्र चर होता है इसके अलावा भी बहुत से ऐसे चर होते हैं जो कि आश्रित चर को प्रभावित करते हैं। जैसा कि हमने अभी आगे देखा कि प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के आधार पे जो चर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो स्वतंत्र होता है, एक आश्रित होता है और एक मध्यवर्ती होता है। तो स्वतंत्र को कम ज़्यादा करने से आश्रित चर प्रभावित होता है, लेकिन इसके अलावा जो मध्यवर्ती चर होता है वो भी आश्रित चर को प्रभावित करता है, जिसके कारण जो परिणाम प्रयोगकर्ता प्राप्त करता है अगर उसके ऊपर मध्यवर्ती चर का प्रभाव पड़ जाता है तो ये आश्रित चर को प्रभावित करता है, तो जो भी परिणाम प्राप्त होते हैं वो अशुद्ध प्राप्त होते हैं। तो इसलिए जो अनुसंधान कार्य होता है वो आपका विफल हो जाता है। तो शुद्ध परिणाम प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र चर, आश्रित चर और जो आपका मध्यवर्ती चर होता है इस पे नियंत्रण करना आवश्यक होता है, तभी आपको शुद्ध, विश्वसनीय, वैध परिणाम प्राप्त होते हैं। तो क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है।